नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा पेपर है बीए सेकेंड ईयर में। ये एक्चुअली जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान वाला पेपर है सेकंड पेपर, उसमें बेहद यूज़फुल है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, क्योंकि ये जो करंट आंकड़े होते हैं, ऑथेंटिक जो आंकड़े होते हैं, उनको बताती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इक्वली यूज़फुल है राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आरएएस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो। तो इस पेपर को आप लोग बहुत सीरियसली पढ़ें और उसका कारण यही है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके कॉलेज में भी बहुत यूज़फुल है। तो इस वाले स्लाइड को आप थोड़ा सा अच्छे से देखें और इसको देखने से पूर्व आप लोग जो पहले एक वाला वीडियो है उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन है वो दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो पहले सेगमेंट को हम लोगों ने पूरा किया था, जिसके अंतर्गत हमने जीडीपी, एसडीपी और उसके आंकड़ों को अद्यतन किया था, तो उन सबका बार बार में रिवीजन संभव नहीं है। यहाँ पर अब आपको उसके आगे का देखना है और उसके आगे के में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लोग डब्ल्यूपीआई देखोगे और डब्ल्यूपीआई में आप यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि इसका जो आधार मूल्य है, आधार वर्ष है, वो है 1999-2000। और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है राजस्थान का। क्योंकि आप एक चीज़ देख पाओगे कि इसी थोक मूल्य सूचकांक का जो भारत का आधार वर्ष है, इंडिया के लेवल पर, जो ऑल इंडिया लेवल पर जो आधार वर्ष है, वो 2011-12 है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का आधार वर्ष अलग है और राजस्थान का अलग है। और इसी में एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ईयर का पूछ लेते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना रहा है, इसका जो मान है वो कितना रहा है। तो आप देख पाओगे कि 2019 की चूँकि ये आर्थिक समीक्षा है, तो इसके अंतर्गत 310.56, तो 56 भले ही उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन 310 जो इसका वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना है कि आधार वर्ष का जो सूचकांक है वो 310 है। और इसमें जो कितनी ग्रोथ हुई है वो भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो इसकी ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो है 3.43%, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर यह है 1.93 है। इसका मतलब हमारे यहाँ की जो महंगाई दर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ऑल इंडिया लेवल के स्तर पर, यदि आप देखोगे तो। और ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। दोनों का आधार वर्ष आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, भारत का भी और राजस्थान का भी। और इसको बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में हमेशा इसको पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसकी वैल्यू अलग होती है। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका आधार वर्ष अलग होता है। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 2001 है और जो डब्ल्यूपीआई है उसका आधार वर्ष था वो था 99-2000। तो ये आप लोग देख लें। और इसके अतिरिक्त जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके तीन जो हैं केंद्र हैं वो बनाए गए हैं राजस्थान में। ऑल इंडिया लेवल पर 78 है, ऑल इंडिया लेवल पर 78 केंद्र है, जबकि राजस्थान में इसके 3 केंद्र बनाए गए हैं। और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और हम लोग इसको गलत कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जयपुर, अजमेर, ये तो बहुत कॉमन और ऑब्वियस चॉइस हो जाती हैं, बट जो तीसरा केंद्र है उसे हमेशा गलत कर देते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा केंद्र है वो भीलवाड़ा है। और इसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग आगे बढ़े। जो बाकी आंकड़े हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे
इसलिए अभी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, चैप्टर वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा वेट करें, स्लाइड कर देता हूं मैं इसको। जो आर्थिक समीक्षा के जितने भी आंकड़े हैं ये आपके लिए इसलिए यूज़फुल हैं क्योंकि जैसे जैसे आप कंपटीशन की एग्ज़ाम्स दोगे और वहाँ पर आपको कई तरह के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिलेंगे, और इन आंकड़ों के बारे में आप जब डिटेल से पढ़ोगे तो आपको प्रत्येक गाइड में, कई गाइडों में इनकी जो डिटेल है वो अलग अलग मिलती है, और इसके कारण हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं और इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और ये नुकसान आपको नहीं उठाना पड़े इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, और ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है, और जब बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग बिल्कुल देख के चलें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना है। और इसकी ग्रोथ रेट क्या है तो मैंने आपको बता दी थी, इसका वॉल्यूम क्या है वो आपको बता दिया था, इसका आधार वर्ष क्या है वो आपको बता दिया गया है। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके जो 3 केंद्र है वो आपको बता दिए गए हैं। अच्छा, अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआई की गणना कौन करता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अर्थशास्त्र के एक साथ साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में भी ये पूछा जाता है। तो इसकी गणना सूचकांक की जो गणना है वो श्रम ब्यूरो शिमला करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपको बता दिया गया था कि भाई 2001 इसका आधार वर्ष है, और आधार वर्ष में जो वैल्यू मानी जाती है वो 100 मानी जाती है। और 3 केंद्र आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 3 केंद्र कौन कौन से हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग जो पहला चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं और इन्हें अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक और यहाँ पर आंकड़ा है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन डाटाज को याद करना। यहाँ पर आप देखोगे कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग होता है और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग होता है। जो ऊपर हम लोगों ने आधार वर्ष देखा था 2001, वो था औद्योगिक श्रमिकों के लिए, और जो कृषि श्रमिकों के लिए जो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका आधार वर्ष बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो उसका आधार वर्ष है वो है 86-87। ये जो ईयर है बेटा इनको नोट करके रखें अपनी डायरी में, और ये बेहद ज़रूरी है, बार बार में बदलते भी नहीं है, काफ़ी सालों से ये कांस्टेंट हैं और इसीलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कन्फ्यूज़ हम होते हैं कि इतना पुराना कोई आधार वर्ष हो सकता है क्या, लेकिन चूंकि आधार वर्ष इतना पुराना है तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो जनरल सीपीआई है, सामान्य जो सीपीआई है उसका जो आधार वर्ष है वो 2012 है। ये सब अलग अलग हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। और जो अगला हमारा सेगमेंट है वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ का है। और एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है हमारे लिए, ख़ासतौर पे एक ऐसे देश में जहाँ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और ये दूसरा चैप्टर है हमारा। और दूसरे चैप्टर में आप लोग देख पाओगे कि मोटे मोटे आंकड़े दिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर और उससे संबंध क्षेत्र में मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी क्या होती है। एग्रीकल्चर तो सामान्य कृषि गतिविधियों को बोलते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो वो उसे भी माना जाएगा, मत्स्य पालन को भी कृषि से संबंधित गतिविधि माना जाता है, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन को भी इसी से संबंधित माना जाता है, बर्मी कल्चर को इससे संबंधित माना जाता है। आप देखोगे कि आजकल हॉर्टिकल्चर चल रहा है, बहुत ज़्यादा बागवानी चल रहा है, उसे कृषि से संबंधित माना जाता है। तो एग्रीकल्चर बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा भी है, तो इस चैप्टर को भी हमें साथ के साथ लेकर के चलना है। और आपके लिए बेहद ज़रूरी यह है कि जब आप इसे पढ़ो तो पढ़ते टाइम पर इस पूरी यूनिट को नोट करते चलें आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आप लोग नोट नहीं करोगे कोई ख़ास फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं, भूल जाओगे। तो एक तो सबसे ज़रूरी क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर जो है उसको क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर हमारे यहाँ कितने भागों में बांटा गया है। तो आप क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर देखोगे तो हमारे यहाँ
कृषि को 3 भागों में बांटा गया है क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर। एक होती है खरीफ की फसलें, ये सिर्फ समझाने के नज़रिए से बता रहा हूँ मैं। खरीफ की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं और जायद क्रॉप्स होती हैं। जायद क्रॉप्स होती हैं। अब ये जायद क्रॉप्स क्या होती हैं? पहले तो आप खरीफ की फसलों को देखें, फिर रबी की देखें और फिर जायद को देखें। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो होती हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। अमूमन इनके जो बोने का महीना है वो जून लास्ट से शुरू होता है और जुलाई तक चलता है। और आप यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो जानते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी फसल बोई जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मोटे तौर पर बाजरा है, तिल है, ज्वार है, ग्वार है, सोयाबीन है, ये जो मेजर क्रॉप्स हैं वो इस दौरान बोई जाती हैं। और इनको जो काटने का महीना होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। और इसके अतिरिक्त आप खास बात ये होती है कि खरीफ की जो फसलें होती हैं वो वर्षा पर आधारित होती हैं। और चूँकि हमारे यहाँ की जो जलवायु है और जो इकोनॉमी है वो गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है, मानसून का जुआ से बोलते हैं। और उसी का रीज़न है कि कई बार खरीफ की फसल हमारे यहाँ बहुत बम्पर होती है और कई बार इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। फिर आप रबी की फसल की बात करोगे तो यहाँ पर रबी की फसल में आप देख पाओगे कि जो सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें होती हैं, मैं यहाँ पर मेजर क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और एनी अदर सोर्स, तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर आपको मेजर क्रॉप्स बता रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व आपको कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए और उन बेसिक्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन और एलेबरेट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी जो रबी की फसलें हैं वो अमूमन अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद इनको मार्च अप्रैल में काटते हैं। और मोस्टली गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसी सीज़न में बोई जाती हैं। और हालांकि मटर तो आजकल पूरे 12 महीने चलती है, बट जो इसका प्रॉपर सीज़न है वो गेहूं के साथ होता है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन करना है खरीफ की फसलें कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन सी हैं। और जो जायद क्रॉप्स होती हैं वो अमूमन गर्मियों में बोई जाती हैं और ये जो है सब्जियां, फल सब्जियों से संबंधित होती है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा जैसी जो चीज़ें हैं जिन्हें किसान तीसरी फसल के रूप में लेते हैं, जहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वहाँ पर ये फसलें बोई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो टॉपिक है इसे हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग नोट्स बनाते चलें और इसको बहुत सीरियसली लें इस चैप्टर को, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमारे लिए बेहद यूज़फुल है। और ये यूज़फुल सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आपके बीए में काम आएगा, ये इसलिए भी यूज़फुल है कि एक बार आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लोगे तो आप यकीन मान के चलें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप RAS प्री के पेपर में भी सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इट। और इसके बाद जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप आंसर लिख पाओगे। तो आप लोग इसके साथ साथ इसको कंप्लीट करते चलें। और मैं बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दूंगा और प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, उन्हें हम लोग बाद में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस कोविड-19 के दौर में घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और स्टे होम का पालन करें और मेरे साथ पढ़ते रहें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। थैंक यू सो मच।